जैसे विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में स्थित या अनुप्रस्थ स्थिति में स्थित या लंबवत स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, इसकी गणना के लिए सूत्र की स्थापना करते हैं। तो इसके लिए अपन ने एक विद्युत द्विध्रुव मान लिया, एक विद्युत द्विध्रुव जो है वो मान लिया AB है, ये विद्युत द्विध्रुव जो है AB है, अपन ने विद्युत द्विध्रुव मान लिया AB है, जिसके माइनस Q आवेश, जिसका माइनस Q आवेश तो A पर स्थित है, A पर तो माइनस Q आवेश स्थित है, और बिंदु B जो है इसका बिंदु B जो है दूसरे छोर का बिंदु B जो है इस पर प्लस Q आवेश स्थित है। ये अपन ने विद्युत द्विध्रुव मान लिया जिसके माइनस Q और प्लस Q आवेश जो है A तथा B पर स्थित है। और इस द्विध्रुव की जो है प्रभावकारी लंबाई जो है, द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई जो है वो 2a है। इस द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई अपन ने 2a मान ली। ये 2a क्या है? इस द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई, अर्थात दोनों आवेशों माइनस Q और प्लस Q आवेश के बीच की दूरी है। प्लस Q और माइनस Q आवेश के जो बीच की दूरी है वो 2a मीटर है। ये अपन ने मान लिया। माना कि द्विध्रुव AB है जिसके माइनस Q और प्लस Q आवेश के बीच की दूरी 2a मीटर है, अर्थात ये क्या है? द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई है। विद्युत द्विध्रुव ऐसे माध्यम में रखा गया है, विद्युत द्विध्रुव जो है ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावर्तनांक K है। विद्युत द्विध्रुव ऐसे माध्यम में रखा गया है, विद्युत द्विध्रुव ऐसे माध्यम में रखा गया है, ऐसे माध्यम में रखा गया है, द्विध्रुव ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावर्तनांक कैपिटल K है, अर्थात द्विध्रुव जो है परावर्तक माध्यम K में रखा गया है। इसकी निरक्षीय स्थिति या लंबवत स्थिति, देखो ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु है। अपन ने मान लिया द्विध्रुव का मध्य बिंदु, विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है वो। अब ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु वो है, तो ये इसकी लंबवत स्थिति में अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये लंबवत स्थिति हो जाएगी, 90 के कोण की जो स्थिति रहेगी वो लंबवत स्थिति हो जाएगी। तो इसकी लंबवत स्थिति पर 90 के कोण की स्थिति पर अगर कोई बिंदु है तो उस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की अपने को क्या करनी है? गणना करनी है। लंबवत स्थिति पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी इसकी अपन जो है गणना करते हैं। लंबवत स्थिति पर अगर इस स्थिति पर कोई बिंदु होगा तो उसे अनुप्रस्थ स्थिति पर या निरक्षीय स्थिति पर कहें। तो ये द्विध्रुव हो गया, इस द्विध्रुव का ये मध्य बिंदु है। इससे लंबवत स्थिति पर अगर यहाँ पर कहीं भी कोई बिंदु है, अपन ने मान लिया यहाँ पर बिंदु P है, इस बिंदु P पर अपने को क्या करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आएगा उसकी गणना करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर का जो है मान कितना आएगा उसकी जो है अपन गणना करते हैं। तो अपन ने मान लिया जिसका ये द्विध्रुव ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावर्तनांक K है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से लंबवत स्थिति R पर, लंबवत स्थिति OP बराबर R मीटर पर स्थित बिंदु P पर लंबवत स्थिति R पर, ये द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से OP बराबर लंबवत स्थिति R पर, यहाँ पर ये बिंदु P है। लंबवत स्थिति द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से लंबवत स्थिति OP बराबर R मीटर पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर की अपने को क्या करनी है? गणना करनी है। इसके लंबवत स्थिति R पर जो है द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से लंबवत स्थिति R पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर की जो है गणना करनी है। तो अपने पास में पूरे द्विध्रुव के कारण P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना के लिए कोई सूत्र नहीं, लेकिन एक आवेश के कारण, अगर कोई एक आवेश है तो उस एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र होता है 1/4πε0K × Q/R1।
आर वर्ग क्या है? इस आवेश से वह बिंदु है। आर क्या है? आर वह बिंदु है, इस आवेश से उस बिंदु की दूरी है जहां पर अपन विद्युत शक्ति तीव्रता की गणना करना चाहते हैं, और यह वह आवेश है जिसके कारण जो है विद्युत शक्ति तीव्रता निकालने वाले हैं। तो इस सूत्र में मान रखकर अपन आराम से निकाल सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अलग अलग आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत शक्ति की तीव्रता निकालेंगे और फिर उनके घटक करके परिणाम विद्युत शक्ति तीव्रता का परिमाण निकाल लेंगे। तो अपन अलग अलग आवेशों के कारण बिंदु P पर जो है विद्युत शक्ति की तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं कि O से P से A की दूरी, P से A की दूरी और P से B की दूरी क्या होगी? बराबर, क्योंकि ये लंबवत स्थिति है, अर्थात A से O की दूरी और B से O की दूरी बराबर है, यानी कि OA का मान और OB का मान बराबर है, और ये दूरी पूरी 2A है। तो ये वाला मान भी क्या होगा? A। ये यहाँ से ये OA का मान और OB का मान क्या होगा? बराबर बराबर रहेगा। पूरी दूरी 2A है तो आधा A हो जाएगा, यहाँ भी आधा A हो जाएगा। तो ये लंबवत स्थिति है, तो इस पर A से और B से सभी बिंदुओं की दूरी रहेगी समान, अर्थात A से P का मान और A से B से P का मान भी क्या होगा? बराबर। A से P का मान और B से P का मान भी क्या होगा? बराबर, क्योंकि लंबवत स्थिति पर सभी बिंदुओं पर A और B से दूरी क्या रहेगी? समान। जितनी A से किसी बिंदु की दूरी रहेगी उतनी ही B से रहेगी। तो AP और BP का मान क्या होगा? बराबर होगा। AP का जो मान होगा वो और BP का मान क्या होगा? बराबर होगा। AP और BP का मान बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर ये कोण 90 का है, ये कोण 90 का, और यहाँ पे ये कोण थीटा है, और यहाँ पे ये वाला कोण क्या है? थीटा है। दोनों कोण बराबर है, तो इसके सामने की ये भुजा, इसके सामने की ये भुजा बराबर है, और ये भुजा बराबर है, और इसके सामने का कोण के समान कोण के सामने की 90 के कोण के सामने की ये भुजा भी क्या है? बराबर है। तो ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज है, ये दोनों सर्वांगसम है और समकोण भी है। तो अपन यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाकर AP का स्क्वायर और BP का स्क्वायर बराबर होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर 90 के सामने की कर्ण की गणना कर सकते हैं। और अपन जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर कर्ण क्या हो जाएगा? AP वर्ग। इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा? BP वर्ग। यानी कि AP वर्ग और BP वर्ग दोनों क्या होंगे? बराबर। AP वर्ग और BP वर्ग बराबर होंगे, और ये क्या हो जाएगा? 90 के सामने का कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा। और शेष दो भुजाएं कौन सी? एक तो R है और एक है A है, यानी कि R का वर्ग धन A का वर्ग के बराबर हो जाएगी। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा। इसमें भी देखो ये कर्ण का वर्ग हो गया, तो ये भी कर्ण हो जाएगा, इसमें भी 90 के सामने का, और इसमें भी ये क्या हो जाएगा? कर्ण। तो कर्ण का जो वर्ग होगा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा। इसमें भी कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा, अर्थात कर्ण का वर्ग यानी AP का जो वर्ग होगा वो R का वर्ग धन A के वर्ग के बराबर हो जाएगा। इसमें भी ये BP का वर्ग अर्थात कर्ण का वर्ग जो होगा वो R का वर्ग धन A के वर्ग के बराबर हो जाएगा, यानी कि दोनों बराबर हो गए। AP का वर्ग और BP का मान जो है वो क्या हो जाएगा? R वर्ग धन A वर्ग के बराबर हो जाएगा। अगर अपन जो है AP और BP का मान अगर निकालना चाहे, AP और BP का मान अगर निकालना चाहे तो इधर दोनों के वर्ग ही, तो इधर वर्ग घटाएंगे तो इधर वर्गमूल लगा देंगे। तो AP और BP का मान आ जाएगा √R स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, यानी कि R का वर्ग धन A का वर्ग मीटर। AP और BP दोनों के मान क्या होंगे? बराबर, और दोनों मान क्या आएंगे? आपके BP का मान भी क्या होगा? R वर्ग धन A वर्ग, R वर्ग धन A वर्ग, और आपके AP का जो मान आएगा वो भी क्या आ जाएगा? √R वर्ग धन A वर्ग। दोनों मान क्या रहेंगे? बराबर, √R वर्ग धन A वर्ग, R वर्ग धन A वर्ग। BP का मान भी यही रहेगा और AP का मान भी यही रहेगा, √R वर्ग धन A वर्ग। ये दोनों मान आ गए AP और BP। अब अपन क्या कर रहे हैं? एक अलग अलग आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत शक्ति तीव्रता की गणना करते हैं इस सूत्र के माध्यम से। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत शक्ति तीव्रता का ये मान होता है। ये क्या है? क्यों क्या है? यह बिंदु है। क्यों क्या है? यह बिंदु आवेश है जिससे अपन इस दूरी पर अर्थात R दूरी पर विद्युत शक्ति तीव्रता निकाल रहे हैं। तो इस बिंदु पर विद्युत शक्ति तीव्रता 1/4πε0 K Q/r² आएगा। ये आवेश, जिस आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत शक्ति तीव्रता निकाल रहे हैं वो आवेश यहाँ आएगा, और इस आवेश से इसकी दूरी का वर्ग, जहां पर अपन विद्युत शक्ति की तीव्रता निकाल रहे हैं, दूरी का वर्ग का क्या लगेगा? भाग लगेगा। तो किसी एक आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत शक्ति तीव्रता की गणना करते हैं, और फिर अपन जो है परिणामी निकालेंगे। तो पहले प्लस Q आवेश के कारण,
प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश के कारण द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश के कारण द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसका मान निकालते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण जो है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इसका मान अपन निकालते हैं। इसको अपन जो है E1 वेक्टर नाम दे देते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, इसको अपन ने जो है E1 वेक्टर नाम दे दिया, यानी कि E1 मान लिया। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ये सदिश राशि है, तो इसको E1 वेक्टर लगाना पड़ेगा। सदिश राशि जो है सादे अंग्रेजी के सादे अक्षर के ऊपर तीर लगाकर व्यक्त किया जाता है, तो अपन ने E1 वेक्टर नाम दे दिया। तो 1/4πε0 k ले लेंगे, क्योंकि k परावर्तनांक माध्यम में रखा गया है। ये द्विध्रुव जो है जिसका परावर्तनांक अपन ने k मान रखा है, तो k भी लेंगे। 1/4πε0 जो है अनुक्रमानुपाती नियतांक है और k क्या है, माध्यम का परावर्तनांक। ठीक है, तो और Q यहाँ पर प्लस Q आएगा, लेकिन यहाँ पर आवेश का परिमाण लिया जाता है तो प्लस और माइनस नहीं लगाया, केवल Q ही आ जाएगा। और इस आवेश के कारण इस बिंदु पर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो इसकी दूरी का वर्ग लिखेंगे, अर्थात BP का वर्ग आ जाएगा, क्योंकि इस आवेश से इसकी दूरी क्या है, BP आ जाएगी, BP का स्क्वायर आएगा यहाँ पर। तो 1 बाय क्या आएगा, इसका मान 1/4πε0 k भी ऐसे आएगा। और ये आवेश Q आ गया यहाँ पर, प्लस और माइनस नहीं लगाते हैं, प्लस आवेश है लेकिन प्लस नहीं लगाएंगे क्योंकि आवेश का परिमाण आएगा। और दूरी का वर्ग यानी कि BP का वर्ग आ जाएगा, BP का स्क्वायर आ जाएगा, BP का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, BP का वर्ग। अब अगर अपन जो है BP का वर्ग का मान लिखेंगे तो क्या आएगा, R वर्ग धन A वर्ग। अपन BP स्क्वायर और AP स्क्वायर इसी के लिए तो निकाले थे अपन ने, तो BP वर्ग का मान आया आपके R वर्ग धन A वर्ग। तो 1/4πε0 ऐसे लिखा, 1/4πε0 और K भी ऐसे लिख दिया और ये Q भी ऐसे लिखा। BP स्क्वायर का मान आया आपके R वर्ग धन A का वर्ग, R वर्ग धन A का वर्ग, न्यूटन बटे कूलम, न्यूटन बटे क्या हो जाएगा, कूलम। और यहाँ पर अगर अपन दिशा देखते इसकी, यहाँ पर ये जो आपके E1 जो अपन ने प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाली, E1 जो है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको E1 वेक्टर नाम दिया, तो इसकी दिशा क्या होगी। तो देखो किसी भी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, एकांक धन आवेश रखते हैं, अर्थात एक कूलम का धन आवेश रखा जाता है। किसी बिंदु पर किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालने के लिए वहां पर या तो परीक्षण धन आवेश रख दो, अल्प परिमाण का परीक्षण धन आवेश रख देते हैं, या फिर अपन क्या करते हैं, एक कूलम का धन आवेश। तो देखो यहाँ पर एक कूलम का धन आवेश या परीक्षण धन आवेश रखेंगे, तो दोनों ये भी क्या है, धन और ये भी धन। लेकिन अपन ने देखा था कि दोनों समान आवेशों के बीच में क्या लगता है, प्रतिकर्षण, अर्थात ये भी धन है और ये भी धन है तो प्रतिकर्षण लगेगा और प्रतिकर्षण एक दिशा में होगा, क्योंकि कूलम के नियम में अपन ने देखा था कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो लगता है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा, अर्थात दिशा में ही लगेगा। तो प्रतिकर्षण लगेगा तो इसकी दिशा में इधर लग जाएगा, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो इस दिशा में हो जाएगी। प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा रहेगी अर्थात E1 वेक्टर की जो दिशा रहेगी वो इस दिशा में हो जाएगी, ये यहाँ पर E1 वेक्टर की दिशा होगी। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता रहेगी वो कहाँ रहेगी, B से P की ओर, BP वेक्टर दिशा में, BP वेक्टर दिशा में रहेगी, BP दिशा में हो जाएगी, BP दिशा में। इसको अपन ने नाम दे दी समीकरण 1। अर्थात प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा है B से P की ओर रहेगी। इतना मान आ गया। आपने जो है E1 वेक्टर का जो मान आया वो कितना आया, 1/4πε0 k q बटे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर न्यूटन बटे कूलम, BP दिशा में रहेगी। अब अपन जो है माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी उसकी गणना करते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण
माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अपन जो है ये A पर माइनस क्यू आवेश रखा गया है, तो इस माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है इसकी गणना करते हैं। जैसे अपन ने प्लस क्यू आवेश के कारण निकाली थी वैसे ही अपन माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। तो इस फार्मूले में मान रख देंगे। अब ये क्या हो गया बिंदु आवेश, ये अकेला माइनस क्यू आवेश क्या है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 k Q/r²। ये आवेश यहाँ आ जाएगा और दूरी का वर्ग, इस आवेश से इस बिंदु की दूरी का वर्ग यहाँ आ जाएगा। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है अपन इसको E2 वेक्टर नाम दे देते हैं, E2 वेक्टर। तो 1/4πε0 k, तो ऐसे लिख देंगे क्योंकि परावर्तन माध्यम K में रखा गया है तो माध्यम का परावर्तन K भी ऐसे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब आवेश का मान रखेंगे तो आवेश का परिमाण रखा जाता है तो प्लस क्यू आवेश ही लेंगे। यहाँ पर प्लस क्यू या माइनस क्यू रखा जाएगा, प्लस क्यू ही लेंगे यहाँ पर, क्योंकि आवेश का परिमाण ले रहे हैं तो केवल क्यू लिखेंगे, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, केवल क्यू लिखेंगे या प्लस क्यू लिखेंगे क्योंकि परिमाण हमेशा धनात्मक मान होता है। और देखो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो इस आवेश से इसकी दूरी का वर्ग लिखेंगे अर्थात AP का वर्ग लिखेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर AP का वर्ग हो जाएगा, AP का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, AP का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर। ये लिख दिया अपन ने AP का वर्ग 1/4πε0, पुनः ऐसे लिखा 1/4πε0 के ऐसे लिख दिया अपन ने, ये आवेश भी ऐसे लिख दिया। और AP वर्ग का मान अपन निकाल चुके हैं, AP वर्ग का मान R वर्ग धन A वर्ग। तो ये AP वर्ग का मान पुनः अपन ने लिख दिया R वर्ग धन A का वर्ग, ये लिख दिया अपन ने। तो देखो माइनस क्यू आवेश के कारण E2 वेक्टर का जो मान आया 1/4πε0 k Q/r वर्ग धन A वर्ग। यह है माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आया आपके E2 बराबर क्या है बोलो 1/4πε0 k Q/r वर्ग धन A वर्ग न्यूटन मीटर कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा न्यूटन मीटर कूलम। चलो अब अपन दिशा देखते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ दिशा देखनी है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, या तो एक कूलम का धन आवेश रखना पड़ेगा या अल्प परिमाण का परीक्षण आवेश, अल्प परिमाण का अर्थात छोटा धन आवेश रखना पड़ेगा या फिर एकांक धन आवेश। तो जब यहाँ अपन एकांक धन आवेश अर्थात एक कूलम का धन आवेश रखेंगे, एक कूलम का क्या रखेंगे यहाँ पर धन आवेश, तो ये धन आवेश रहेगा और ये क्या रहेगा ऋण आवेश। अब यहाँ पर आवेश विपरीत हो गया आपकी बात, और विपरीत आवेशों में क्या लगता है आकर्षण बल, अर्थात ये ऋण इस धन को क्या करेगा आकर्षित करेगा अपनी ओर, अर्थात इसकी दिशा P से A की ओर रहेगी, PA दिशा में रहेगी। इसकी जो दिशा रहेगी वो किधर हो जाएगी आपके PA दिशा में, P से A की ओर हो जाएगी। इसकी जो दिशा रहेगी वो P से A की ओर हो जाएगी, PA दिशा में हो जाएगी, इसकी दिशा PA दिशा में। E2 वेक्टर की जो दिशा रहेगी यहाँ पर E2 वेक्टर की जो दिशा रहेगी वो P से A की ओर हो जाएगी। E2 वेक्टर का जो मान रहेगा वो किधर हो जाएगा P से A दिशा में, PA वेक्टर दिशा में, PA वेक्टर दिशा में। क्योंकि माइनस क्यू आवेश जो रहेगा, जो A पर माइनस क्यू आवेश जो है ये P पर स्थित प्लस क्यू आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इसकी दिशा रहेगी PA दिशा में, PA दिशा में इसकी दिशा हो जाएगी, अपनी जो दिशा रहेगी वो PA दिशा में हो जाएगी, PA वेक्टर दिशा में हो जाएगी। इसका मान जो रहेगा P से A की ओर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं अपन, इसको नाम दे दिए अपन ने समीकरण 2, इसको समीकरण 2 नाम दे दिए, इसको नाम दिए अपन ने समीकरण 2, समीकरण 2 इसको नाम दे दिए अपन ने, ये समीकरण 2 है। इसको अपन ने समीकरण 2 नाम दे दी, ये समीकरण 2 है अपनी। चलो अब अपन आगे देखते हैं, इसमें समीकरण 2 इसको अपन ने नाम दे दी। इसको अपन ने जो है समीकरण 2 नाम दे दी। चलो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2। देखो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर आई, जबकि माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा A की तरफ आई, P से A दिशा में, और प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता BP दिशा में आई, B से P की ओर आई। इन दोनों की दिशा अलग अलग है तो अपन परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण नहीं निकाल सकते। इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, E1 वेक्टर और E2 वेक्टर के घटक करना पड़ेगा।
परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, E1 वेक्टर व E2 वेक्टर के घटक करेंगे। तो बिंदु P पर अपन क्या करेंगे, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालने के लिए बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, एक तो E1 वेक्टर के घटक करेंगे। पहले अपन जो है E1 वेक्टर के घटक कर लेते हैं। पहले E1 वेक्टर के घटक करते हैं। E1 वेक्टर के घटक दो घटक करेंगे। E1 वेक्टर और E2 वेक्टर के अपन जो है दो घटक करेंगे। E1 वेक्टर के भी और E2 वेक्टर के भी। ये द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव। इसके दोनों आवेशों से जो रेखा गुजरती है उसे अपन द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। तो एक तो अपन क्या करेंगे, द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश घटक करेंगे और एक द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत। ये क्या है, द्विध्रुव की निरक्ष। ये द्विध्रुव की क्या है, निरक्ष। द्विध्रुव निरक्ष या आपकी जो है निरक्ष। द्विध्रुव की क्या है, ये निरक्ष। ये निरक्ष है और ये क्या है, द्विध्रुव की अक्ष। तो इसके दो घटक करेंगे, अर्थात एक तो द्विध्रुव की लंबवत घटक और एक द्विध्रुव की दिशा में घटक। दो घटक करेंगे। पहले E1 वेक्टर के घटक करेंगे। यहाँ पर जो है अपन जो है E1 वेक्टर के घटक करेंगे। तो पहले द्विध्रुव की एक तो क्या करेंगे, अक्ष के अनुदिश घटक करेंगे। यहाँ पर तो अक्ष की दिशा में, तो अक्ष के अनुदिश घटक तो ये हो जाएगा, द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश घटक ये हो जाएगा, इस दिशा में हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, लंबवत घटक। द्विध्रुव के लंबवत घटक, दो घटकों में इसको जो वियोजित करेंगे, ये क्या हो जाएगा, द्विध्रुव के लंबवत घटक। और ये लंबवत घटक हो जाएगा इसका। इस दिशा में अगर अपन कोई घटक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका लंबवत घटक। द्विध्रुव की लंबवत दिशा में घटक हो जाएगा। तो चलो अपन देखें कितना मान आता है दोनों घटकों का। तो देखो यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये वाला कोण थीटा है। यहाँ पर ये कोण थीटा है और ये दोनों क्या है, ये भी क्या है, द्विध्रुव की अक्ष और ये भी द्विध्रुव की अक्ष के समांतर घटक लिया था अपन ने। तो ये दोनों रेखाएं समांतर होगी और ये तिर्यक रेखा, ये वाली जो रेखा है तिर्यक रेखा, इनको काटती है। तो ये जेड के आकार के जो कोण होते हैं एकांतर अंतः कोण कहलाते हैं और दोनों बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण थीटा है, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, आपके थीटा। ये वाला जो कोण रहेगा ये भी क्या हो जाएगा, आपके थीटा हो जाएगा। ये वाला जो कोण रहेगा ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि जेड के आकार के कोण एकांतर अंतः कोण कहलाते हैं और वो बराबर होते हैं। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। और देखो ऊपर वाला कोण, ये दोनों समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा इनको काट रही है। तो समान साइड के कोण जो है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों, इसका भी ऊपर वाला कोण समांतर रेखा के ऊपर वाला कोण, यहाँ भी समांतर रेखा के ऊपर वाला कोण, क्योंकि एक ही तिर्यक रेखा इनको काट रही है। तो ये कोण कहलाते हैं संगत कोण और ये भी क्या होंगे, बराबर। तो ये थीटा है, ये भी थीटा, अर्थात ये दोनों कोण थीटा होंगे, ये यहाँ वाले। तो अपन पहले जो है E1 वेक्टर के घटक कर रहे हैं। E1 वेक्टर के दो घटक कर रहे हैं, एक तो अक्ष के अनुदिश घटक और एक अक्ष के लंबवत घटक। तो देखो अक्ष के अनुदिश घटक से इसका कोण मापा गया है, जिसके साथ कोण माप रहे हैं और जिसके घटक कर रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, उसके साथ कोस लगाकर लिखते हैं। जब भी अपन घटक करते हैं और जिस घटक से जिसके घटक कर रहे हैं उससे अगर कोण मापा गया है तो उसके साथ कोस लगाकर लिख देते हैं। तो ये कोस थीटा हो जाएगा, क्योंकि क्षैतिज घटक से E1 वेक्टर का कोण मापा गया है। तो इसका जो है क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर कोस थीटा। जबकि देखो लंबवत घटक से इसका कोण नहीं मापा गया है, तो इसका जो ये जो लंबवत घटक है, द्विध्रुव अक्ष के लंबवत घटक जो है, ये क्या आ जाएगा, E1 वेक्टर साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि इससे कोण नहीं मापा गया है। तो ये इसके दो घटक हो गए। एक तो क्या हो जाएगा, अक्ष के अनुदिश घटक या अक्ष की दिशा में घटक। एक हो जाएगा आपकी द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश घटक, अक्ष के अनुदिश घटक, अक्ष के अनुदिश घटक या अक्ष की दिशा में घटक, अक्ष के अनुदिश घटक। अक्ष के अनुदिश घटक अभी अपन ने निकाला, अक्ष के अनुदिश घटक जो आया E1 वेक्टर कोस थीटा है।
E1 वेक्टर कोस थीटा आया। ये किधर आया बोलो, इधर E1 वेक्टर कोस थीटा इस दिशा में आया। और देखो अक्ष के लंबवत घटक जो आया वो E1 वेक्टर साइन थीटा, किसका, E1 वेक्टर का, E1 वेक्टर साइन थीटा ऊपर की ओर। अक्ष के लंबवत घटक, अक्ष के लंबवत घटक, लंबवत घटक, अक्ष के लंबवत घटक, अक्ष के लंबवत घटक जो आया आपने E1 वेक्टर साइन थीटा आया, E1 वेक्टर साइन थीटा आया। और ये लंबवत ऊपर की ओर आया, ये लंबवत कहाँ आया, ऊपर की ओर आया। ये अपन ने क्या कर लिए बोलो, घटक निकाले। पहले किसके घटक निकाले, E1 वेक्टर के घटक निकाले। अब अपन जो है E2 वेक्टर के घटक निकालते हैं। दूसरे पेज में अपन जो है E2 वेक्टर के घटक निकालते हैं। E2 वेक्टर के घटक, E2 वेक्टर के घटक। अब जो है अपन E2 वेक्टर के घटक, E2 वेक्टर के घटक, E2 वेक्टर के घटक, इसके भी दो घटक होंगे। E1 वेक्टर के जैसे दो घटक थे, एक अक्ष के अनुदिश घटक था, एक द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश घटक था, एक द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत घटक था। तो यहाँ पर एक तो अक्ष के अनुदिश घटक निकाल लेते हैं, अक्ष के अनुदिश घटक, अनुदिश घटक यानी कि अक्ष की दिशा में घटक। और ये हो जाएगा आपके अक्ष के लंबवत घटक, अक्ष के लंबवत घटक, अक्ष के लंबवत घटक, जो द्विध्रुव की अक्ष है उसके लंबवत घटक। दो घटकों में जो है अपन इसको वियोजित करते हैं। तो देखो किसके बोल कर रहे हैं अपन घटक, देखो ये E2 वेक्टर के घटक कर रहे हैं। एक तो अक्ष के अनुदिश घटक करेंगे, एक अक्ष के लंबवत। एक तो क्या करेंगे, अक्ष के अनुदिश घटक अर्थात अक्ष की दिशा में, क्योंकि ये द्विध्रुव का अक्ष है और ये क्या है, निरक्ष। ये द्विध्रुव का क्या है, अक्ष, और ये क्या है, निरक्ष। लंबवत स्थिति को निरक्ष कहते हैं। तो इस E2 वेक्टर के दो घटक करेंगे, एक तो अक्ष के अनुदिश घटक और एक अक्ष के लंबवत घटक। तो देखो अक्ष के अनुदिश घटक से इसका कोण मापा गया है, तो पुनः इसके साथ भी क्या लिखेंगे अपन, कोस थीटा। चूंकि E2 वेक्टर के घटक कर रहे हैं तो E2 वेक्टर के साथ अपन क्या कर लेंगे, कोस थीटा लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा इसका अक्ष के अनुदिश घटक E2 वेक्टर कोस थीटा। और देखो अक्ष के लंबवत घटक से इसका कोण नहीं मापा गया है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके E2 वेक्टर साइन थीटा। इससे कोण नहीं मापा गया है तो इसका ये जो घटक हो जाएगा आपके E2 वेक्टर साइन थीटा, E2 वेक्टर साइन थीटा हो जाएगा। चूंकि इससे कोण नहीं मापा गया है तो ये हो जाएगा आपके E2 वेक्टर साइन थीटा। तो अपने दो घटक आ गए। तो अक्ष के अनुदिश घटक आया आपके E2 वेक्टर क्या आया आपके कोस थीटा, E2 वेक्टर कोस थीटा आया, E2 वेक्टर कोस थीटा। इसकी दिशा भी इधर ही आई। और देखो अक्ष के लंबवत घटक जो आया ये आपके E2 वेक्टर साइन थीटा आया, लेकिन ये नीचे की ओर आया। इसकी दिशा किधर, नीचे की ओर। पुनः अपन जो है इसको देखते हैं। देखो ये जो आपके E2 वेक्टर कोस थीटा जो आया ये इधर आया, और E1 कोस थीटा भी इधर ही आया था देखो। और यहाँ पर देखो E1 साइन थीटा ऊपर की ओर है, जबकि E2 साइन थीटा इसका जो है अक्ष के लंबवत घटक जो है नीचे की ओर आया। तो अपन ने वहां पर नीचे का चिन्ह लगाया है, यहाँ पर नीचे का चिन्ह लगा दिया अपन ने। E2 साइन थीटा इधर आया, लेकिन E2 वेक्टर कोस थीटा भी इधर है और E1 वेक्टर कोस थीटा भी इधर है। दोनों की दिशा समान है। जबकि देखो E2 साइन थीटा नीचे है, जबकि E1 साइन थीटा ऊपर है। अगर दोनों ऊपर दिशा विपरीत है, इन दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। देखो E1 साइन थीटा ऊपर है जबकि E2 साइन थीटा नीचे है। जबकि देखो यहाँ पर अगर अपन ये आपके E1 साइन थीटा ये ऊपर की ओर है और E2 साइन थीटा नीचे की ओर, और दोनों में साइन थीटा बराबर है। देखो दोनों में साइन थीटा है, और E1 वेक्टर और E2 वेक्टर केवल दिशा अलग है, इसकी नीचे और इसके ऊपर। देखो यहाँ पर ये E1 का मान क्या है, 1/4πε0 k q बटे r² प्लस a², जबकि आपके E2 वेक्टर का मान क्या है, 1/4πε0 k q बटे r² प्लस a²। इसकी दिशा नीचे है, इसकी दिशा ऊपर है, जबकि इनके परिमाण बराबर है। E1 वेक्टर और E2 वेक्टर के परिमाण बराबर, केवल दिशा विपरीत है। तो अगर परिणामी निकालेंगे, परिणामी का परिमाण निकालेंगे तो दोनों बराबर और दिशा में विपरीत है, तो इनके कारण परिणामी की दिशा की तीव्रता शून्य हो जाएगी। दोनों बार, क्योंकि दोनों दिशा विपरीत होने के कारण घटेंगे, तो बराबर से बराबर घटेंगे तो शून्य हो जाएगा इनका मान जो है। तो परिणामी दिशा की तीव्रता का जो मान रहेगा इनके कारण क्या हो जाएगा, शून्य। दोनों के अक्ष के लंबवत घटक E1 वेक्टर
इवन वेक्टर कोस, इवन वेक्टर साइन थीटा, इवन वेक्टर साइन थीटा तथा E2 वेक्टर साइन थीटा, E2 वेक्टर साइन थीटा, साइन थीटा परिमाण में बराबर, परिमाण में बराबर, परिमाण में बराबर किंतु दिशा में विपरीत है, किंतु दिशा में विपरीत है, दिशा में विपरीत है, एक ऊपर है जबकि एक नीचे है, दिशा में विपरीत है। अतः इनके कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अतः इनके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। क्यों? क्योंकि जब अपन दिशा विपरीत है तो बराबर में से बराबर घटाएंगे तो शून्य हो जाएगी, तो तीव्रता शून्य होगी। दोनों के लंबवत घटकों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। दोनों के लंबवत घटकों के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता रहेगी वो क्या हो जाएगी? शून्य। लंबवत घटकों के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता रहेगी वो शून्य हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों लंबवत घटक है या निरक्षीय स्थिति में घटक है, दोनों एक ऊपर है एक नीचे है, तो बराबर से बराबर घटाएंगे तो शून्य हो जाएगा। लेकिन दोनों की अक्ष के अनुदिश घटक दोनों देखें, देखो E1 cos थीटा भी इधर है और E2 cos थीटा भी इधर है, दोनों इधर है। देखो यहाँ पर ये आपके E1 cos थीटा का जो मान है वो भी इधर है और आपके E2 cos थीटा का मान भी इसी दिशा में, E2 cos थीटा का मान भी इसी दिशा में, दोनों समान दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। जबकि अक्ष के अनुदिश घटक, जबकि अक्ष के अनुदिश जबकि दोनों के अक्ष के अनुदिश घटक समान दिशा में है, दोनों के अक्ष के जो अनुदिश घटक समान दिशा में है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों के जोड़ के बराबर ही आएगा। तो अनुदिश घटक समान दिशा में है, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, तीव्रता का परिमाण जो होगा, तीव्रता का परिमाण, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण जो होगा, अपन ने इसको क्या मान लिया? E वेक्टर का परिमाण। ये जो होगा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होगा, इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। कौन सा? एक तो E1 वेक्टर cos थीटा का भी क्या आ जाएगा? परिमाण, और E2 वेक्टर क्या आ जाएगा? E2 वेक्टर cos थीटा का भी क्या आ जाएगा? परिमाण। ठीक है, इन दोनों परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण होगा क्या हो जाएगा? दोनों की अक्ष के अनुदिश घटकों के परिमाण के योग के बराबर हो जाएगा। लेकिन दोनों E1 वेक्टर और E2 वेक्टर दोनों बराबर है, और ये भी cos है और ये भी cos है, दोनों का मान क्या है? सेम है। दोनों का मान क्या है? बराबर है। यहाँ पर दोनों के जो है मान क्या है? बराबर है। देखो E1 वेक्टर cos थीटा का मान भी है ये 1/4πε0 k q/r² + a², और E2 वेक्टर का मान भी है ये 1/4πε0 k q/r² + a²। दोनों के मान इक्वल है और परिमाण ले रहे हैं अपन, तो दोनों जुड़ जाएंगे, एक और एक दो हो जाएंगे, दोनों के मान क्या हो जाएंगे? यहाँ पर डबल हो जाएंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होगा, इन दोनों के अगर मान रखेंगे अपन, तो देखो यहाँ पर दोनों के अगर मान भी रख दे अपन और फिर निकालते हैं, तो इसका मान भी क्या है? 1/4πε0 k इंटू q बटे क्या है? r² + a²। और ये cos थीटा लिख दिया, ये अपन ने क्या कर दिया? cos थीटा लिख दिया। E1 वेक्टर का परिमाण लिख दिया यहाँ पर 1/4πε0 k q बटे r² + a² लिख दिए।
आर स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, और ये cos थीटा लिखा, प्लस E2 वेक्टर का मान भी यही है 1/4πε0k 1/4πε0k q बटे आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। यहाँ भी ये cos थीटा है, ये cos थीटा ऐसे लिख दिया। तो अपन अगर जोड़ेंगे तो एक मान ये एक मान है, दोनों सेम है, तो एक और एक कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो डबल हो जाएगा। ये जो मान होगा ये कितना हो जाएगा, डबल। तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0k, और ये अपन ने 2 लिख दिया, 2 को अपन ने q की जगह लिख दिया, एक और एक 2 हुआ था, वो 2 अपन ने q के साथ लिख दिया, और ये बटे में क्या है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये अपने cos थीटा लिख दिया अपन ने। अब अपन यहाँ पर जो है cos थीटा का मान निकालते हैं। cos थीटा का मान कितना होगा, तो अगर अपन चेक करते हैं cos थीटा का जो मान है, देखो इस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में या इस त्रिभुज में, दोनों ही क्या है, सर्वांग त्रिभुज है। तो देखो cos 90 के सामने की भुजा कर्ण है, ये अपन पहले ही नाम दे चुके हैं, और थीटा के सामने क्या हो जाएगी, जो कोण ज्ञात होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में लिया जाता है, उसके सामने का लंब, और नीचे क्या हो जाएगा आधार, ये वाला आधार हो गया, ये आपके आधार हो गया। और cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार तो a है, और कर्ण क्या है बोलो, √r² प्लस a स्क्वायर। आपके क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान तो क्या हो गया a, और कर्ण का मान जो है AP का मान है, और AP का मान अपन पहले ही निकाल चुके हैं, AP और BP दोनों बराबर है, तो वो √ के अंदर r² प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, √ के अंदर r² प्लस a स्क्वायर, यानी कि इसका जो मान आएगा आपके, इसका जो मान आएगा cos थीटा का जो मान आएगा, यहाँ पर देखो cos थीटा का जो मान है आपके, cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होगा, और आधार का मान तो अपन ने a देखा वहां पर, और कर्ण का जो मान है वो √r² प्लस a स्क्वायर, √r² प्लस a स्क्वायर इसका मान हो जाएगा। तो cos थीटा का मान यहाँ रखेंगे, ठीक है, cos थीटा का मान अपन यहाँ रखते हैं, तो E2 बराबर आ जाएगा आपके 1/4πε0k, और ये 2q ऐसे का बटे में क्या है r² प्लस a स्क्वायर, इंटू cos थीटा का मान आपके a बटे क्या हो जाएगा, a बटे √r² प्लस a स्क्वायर, √r² प्लस a स्क्वायर, ये अपने cos थीटा का मान रख दिया। तो यहाँ दोनों का गुना हो रहा है, देखो यहाँ r² प्लस a स्क्वायर की घात 1 है, जबकि √ में r² प्लस a स्क्वायर, तो इसकी घात कितनी है 1/2, 1 की घात तो 1 है। यहाँ पर देखिए अगर अपन इसको हल करते हैं, देखो r² प्लस a स्क्वायर की घात यहाँ पर कितनी 1, और ये √ में है कौन, r² प्लस a स्क्वायर, ये √ में था, तो इस √ लगाना और 1/2 घात लगाना एक ही बात है, तो ये √ में है, तो यहाँ इसकी घात कितनी है 1/2, तो यहाँ पर गुणा होगा, जैसे x की घात अगर 2 होती है और x की घात 3 होती है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, और कितनी हो जाती है 5, तो यहाँ भी ऐसे घातें जुड़ जाएगी। यहाँ अपन क्या करेंगे, इन दोनों की घातें जोड़ेंगे, तो यहाँ पर अगर घातों का योग करेंगे तो 1 और 1/2, 1 और 1/2 को जोड़ेंगे, तो यहाँ घात कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, 1 और आधा 3/2 1.5 हो जाएगा। तो अपन यहाँ पर जो है ये मान जो है 1/2 लिख देंगे, ये जो मान होगा यहाँ पर, इसका जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 3/2, तो यहाँ दोनों की घात से जुड़ेगी तो 3/2 हो जाएगा। तो आपके मान कितना आएगा यहाँ पर, आपके E वेक्टर परिणाम विद्युत तीव्रता का जो परिमाण होगा वो कितना आएगा 1/4πε0k 2, ये 2q1, तो इसको लिख दिया अपन ने q × 2a लिख दिया, ये 2 अपन ने जो है a के साथ लिख दिया, क्योंकि ये द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसलिए अपन ने ये 2 जो है a के साथ लिख दिया। इन दोनों की घातें जुड़ी तो क्या हो गई r² प्लस a स्क्वायर, इस पूरे की घात कितनी हो जाएगी 3/2, न्यूटन बटे कूलम हो जाएगा इसका मान। लेकिन q × 2a अपन जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण होता है, q × 2a का जो मान होता है वो p के बराबर होता है। ये p क्या है बोलो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्या है आपके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो इसकी जगह जो है अपन p लिख देंगे, q × 2a की जगह, अपन p मान रखेंगे, तो परिणामी विद्युत तीव्रता का जो परिमाण आएगा वो 1/4πε0k × p बटे में क्या आ जाएगा r² प्लस a स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 न्यूटन बटे कूलम। ये बिंदु P पर दोनों आवेशों के कारण था, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। दोनों आवेशों के कारण
अर्थात विद्युत द्विध्रुव के कारण जो है बिंदु P पर विद्युत शक्ति तीव्रता का मान आया। अब यहाँ पर अगर अपन जो है वही बात करते हैं कि अगर द्विध्रुव की जो लंबाई है, ये द्विध्रुव तो लंबाई अपन ने देखा था कि जब दोनों विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। तो द्विध्रुव की तुलना में अगर P की दूरी क्या है, बहुत ज्यादा है, तो R का मान क्या होगा, बहुत ज्यादा। R का मान बहुत ज्यादा होगा किससे, A से, लेकिन R स्क्वायर का मान तो A स्क्वायर की तुलना में और भी क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि छोटी राशि का वर्ग जो है और भी क्या आता है, कम आता है। तो अपन जो है यहाँ पर R स्क्वायर की तुलना में A स्क्वायर को क्या कर लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो यहाँ पर अपन जो है देखते हैं, यहाँ पर अब इस मान को अपन देखते हैं कि अगर R का मान जो है, R का मान जो है, यदि R बड़ा है A से, R जो है बहुत बड़ा है A से, यदि R बड़ा है A से, तो R स्क्वायर की तुलना में A स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, हटा देंगे यहाँ से। तो R स्क्वायर की तुलना में A स्क्वायर को नगण्य मानने पर देखो, जैसे कि मान लिया अपन ने A का मान 0.1 है, तो A स्क्वायर का मान तो यानी 0.1 का स्क्वायर का मान जो है अपन ने पहले भी देखा था 0.1 होता है, 0.01 होता है, जो भी छोटा है, काफी छोटा है, देखो वर्ग और भी छोटा आ रहा है, तो इसलिए अपन इसको क्या कर लेंगे, नगण्य मान लेंगे, यानी कि इसको हटा देंगे यहाँ से। तो अपन यहाँ से क्या करेंगे, इस A स्क्वायर को हटा देंगे तो R स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगी। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की, यहाँ पर R स्क्वायर को क्या करेंगे, नगण्य मानेंगे, इसको हटाएंगे तो R स्क्वायर की पावर 3/2 बच जाएगी। तो E बराबर आ जाएगा आपके, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आएगा आपके E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू P बटे क्या आ जाएगा आपके R स्क्वायर की पावर 3/2 रहेगी। R स्क्वायर की जो घात रहेगी वो 3/2 रहेगी। यहाँ क्या होगा, 2 से 2 अपन काट देंगे तो P बटे R की पावर 3 हो जाएगी। P बटे R की पावर क्या हो जाएगी, 3, यानी कि आपके विद्युत शक्ति तीव्रता का मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू P बटे R क्यूब हो जाएगा इसका मान, न्यूटन बटे कूलम। ये आ जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। ये परिणाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण आया। दोनों द्विध्रुव के दोनों आवेशित कारण बिंदु P पर परिणाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आया। अगर वायु या हवा या निर्वात लेंगे तो K का मान क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि अपन ने परावर्तन माध्यम रखा, कोई माध्यम रखा जिसका परावर्तन K था तो यहाँ K लगा दिया। अगर वायु या निर्वात लेंगे तो K का मान 1 हो जाएगा। तो हवा या निर्वात में K जो है परावर्तन K का मान क्या हो जाएगा आपके 1। तो यहाँ 1 लिखेंगे तो E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P बटे R क्यूब, न्यूटन बटे कूलम हो जाएगा। ये परिणाम विद्युत शक्ति तीव्रता का परिमाण आ गया। लेकिन ये ऐसा ही है केस में मान न्यूटन बटे कूलम, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे R क्यूब। लेकिन अगर अपन जो है इसको CGS में लेंगे तो यहाँ पर मात्रक क्या हो जाएगा, डाइन बटे स्थित कूलम, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 1 हो जाएगा। तो P बटे R क्यूब आ जाएगा E का मान। CGS में आपके CGS पद्धति में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मान आएगा E बराबर P बटे R क्यूब क्या आ जाएगा आपके डाइन बटे स्थित कूलम, डाइन बटे स्थिर कूलम आ जाएगा, डाइन बटे स्थिर कूलम आ जाएगा। ये जो है विद्युत द्विध्रुव के कारण अपने जो है निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये इस द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में अगर ये बिंदु इधर भी होता और R दूरी पर होता तो ये का ये मान आता, दोनों का सेम मान आता है। तो ये अपने जो है ये क्या है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत शक्ति तीव्रता, ये भी क्या है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत शक्ति तीव्रता है। द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में अगर कोई बिंदु है तो उस पर विद्युत शक्ति तीव्रता आएगी। जय श्री महाकाल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
दोनों पार्ट में